स्टीव रॉजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि किस तरीके से स्टीव रॉजर्स को एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि दरअसल कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर अर्स्कीन, जिन्होंने असली सुपर सोल्जर सीरम बनाया था, उनका पोता है। और अब खबर ऐसी आई थी कि उसने दरअसल सुपर सोल्जर सीरम को बना लिया है और वो ब्लैक मार्केट के अंदर उसको बेचना चाहता है। दूसरी तरह जब स्टीव रॉजर्स उसके पास पहुंचते इन सारे के सारे सबूतों को लेके और पूछताछ करने के लिए, तो वहां पे जाने के बाद पता ये चलता है कि दरअसल उसने सुपर सोल्जर सीरम तो बनाया है लेकिन कैंसर को क्योर करने के लिए, ना कि किसी को ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए। लेकिन इससे पहले स्टीव रॉजर्स उससे और कुछ पूछ सकें या और कुछ जान सकें, अचानक हम देखते हैं कि वहां से आके एक स्नाइपर की गोली उसका काम तमाम कर देती है। तो अब आगे इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहां पे जबरदस्त तरीके से अंधाधुन अभी भी फायरिंग हो रही है और स्टीव रॉजर्स बता रहे होते हैं कि किस तरीके से ये बुलेट प्रूफ ग्लास है, लेकिन उसके बावजूद भी इन गोलियों की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि उसको भी शैटर कर दिया है और अंधाधुन यहाँ पे गोलियां चल रही हैं। खैर ये गोलियां हम में से किसी के लिए नहीं बल्कि ये सिर्फ एक तमाशा दिखाने के लिए है, क्योंकि जिसको उनको मारना था वो अब गिर चुका है और अब वो मेरी हाथों के अंदर अपनी जान गंवा रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि अर्स्कीन बोलता है कि मेरी बात जरा गौर से सुनो। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो कहते हैं कि मेरी बीवी, उसको प्रोटेक्ट करो, वो उसके पीछे जरूर जाएंगे। वो सुमित ने किया है सब कुछ, जो कि मेरा सिक्योरिटी हेड है, तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करना होगा। अनीता ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती है, वो इससे बेहतर डिजर्व करती है। और अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ पे अर्स्कीन की जान चले जाती है। इसी तरह स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि अचानक सारी की सारी गन फायर रुक गई, लेकिन मैं सुन सकता हूँ कि किस तरह कॉरिडोर के अंदर सिक्योरिटी वाले यहाँ पे आ रहे हैं और लग ऐसा रहा है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा हथियार वगैरह भी मौजूद हैं। मेरे पास इस वक्त कोई टाइम नहीं है कि मैं उनको ये बात समझाने के लिए बैठूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है, एटलीस्ट यहाँ से तो नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली स्टीव रॉजर्स वहाँ पे बिल्डिंग का शीशा जहाँ से टूटा होता है वहाँ से सीधा नीचे की तरफ कूदते हैं और ज़बरदस्त तरीके से लैंड करते हैं और अपनी जान को बचते बचाते वहाँ पे ज़मीन के ऊपर लैंड करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि लैंडिंग उनकी दरअसल एक फाउंटेन के अंदर होती है जहाँ से वो निकलते हैं और अब वो देख रहे होते हैं कि किस तरह से उनको सायरन की आवाज़ आ रही होती है, मतलब कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पे पुलिस आने वाली है। लेकिन स्टीव रॉजर्स कुछ देर के लिए सारी आवाज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वो गोली कहाँ से चली होगी। इसी तरह स्टीव रॉजर्स अपना एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए स्नाइपर का पता लगा लेते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँच के देखते हैं तो वहाँ पे जो कोई भी शख्स मौजूद था वो बहुत लंबे अरसे पहले ही जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो सारा का सारा सेटअप लगा गया है स्नाइपर का वो एक तरह का रिमोट सेटअप है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कभी कोई बंदा मौजूद ही नहीं था। और इसी तरह स्टीव रॉजर्स बताने कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसको मैं पता कर सकूं, जिसके मैं पीछे जा सकूं, सिवाय उस आदमी के आखिरी अल्फाजों के अलावा जो कि अपनी जान गंवा बैठा है। और उसने थोड़ा बहुत मुझे शक में तो डाल दिया अपने सिक्योरिटी हेड का नाम लेते हुए, लेकिन मैं अपने डिसीजन जो हूँ किसी शक के नौबत पे नहीं लेता हूँ, बल्कि मुझे उसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे स्टीव रॉजर्स बताते हैं कि किस तरीके से इस बात को पक्का करने के लिए और सबूतों को ढूंढने के लिए उन्होंने वो पूरी की पूरी रात उस दिन मादरीपुर के अंडरवर्ल्ड के अंदर गुजारी और सारे के सारे गुंडों को पीट पीट के वहाँ के लोगों से इस बात को उगलवाया कि आखिरकार वो स्नाइपर किसने चलाई है। इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली स्टीव रॉजर्स यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। वो मादरीपुर की ये वो जगह हैं जहाँ पे खतरनाक किस्म के लोग रहते हैं और उनसे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्नाइपर किसने चलवाई है या उसका ऑर्डर किसने दिया है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टीव जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, वो इस बात का पता नहीं लगा पा रहे होते कि ये कौन है और ये किसने किया है। वहीं से वो आखिर में एक बंदा पकड़ते हैं जो कि काफ़ी बुढ़ा सा होता है, लेकिन वो कहता है कि मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, मैं तुमसे मैस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरा सर्किट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर हम में से किसी एक ने इस चीज़ को यहाँ पे किया होता जो कि मादरीपुर के अंदर रहता है तो उसके बारे में मुझे लाजमी पता चलता। और मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में मुझे एक अल्फाज तक नहीं पता था, नॉट अ वर्ड। तो जाओ वापसी अपनी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया के अंदर और हमें अकेला छोड़ दो। तो उसी तरह स्टीव रॉजर्स वहाँ पे थक जाते हैं सबसे पूछ पूछ के और वहाँ पे सुबह हो चुकी होती है और कहते हैं कि अगर ये हिटमैन यहाँ का लोकल नहीं था तो उसका मतलब ये है कि ये जो कोई भी था ये एक इनसाइड जॉब की गई है, यानी कि ये उसकी कंपनी का ही कोई बंदा हो सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि शैरन, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी इस वक्त कि तुम सारे के सारे रिकॉर्ड्स निकालो मेरॉन स्मिथ नाम का जो कि हेड ऑफ सिक्योरिटी है नेक्सटन कंपनी के अंदर। तुम्हें अगर क्लासिफाइड फाइल्स के अंदर घुसने की ज़रूरत पड़े तो तुम वो भी करो, लेकिन मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वहीं से शैरन बोलती है कि मैंने अभी न्यूज़ के ऊपर देखा जैकब अर्स्कीन के लिए, क्या तुम इस वक्त ऑलराइट हो, आखिरकार तुम हो कहाँ पे? तो स्टीव बोलते हैं कि मैं इस वक्त वुल्वरीन के एक सेफ हाउस के अंदर मौजूद हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ इस वक्त जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि मैं इस पूरे के पूरे मिशन को एक रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर देख रहा था और मैं समझ रहा था कि शायद अर्स्कीन ही एक विलन है, लेकिन असल में वो तो सिर्फ एक विक्टिम था। तो शैरन बोलती है क्या तुम्हें किसी किस्म की बैकअप की ज़रूरत है? तो स्टीव बोलते हैं कि नहीं, ये चीज़ मेरी अपनी है और मैं इसको खुद ही निपटाऊंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और मुझे स्टीव रॉजर्स में बताते हैं कि अब आखिरकार मैं शैरन को बताऊं भी तो क्या बताऊं कि यहाँ पे मुझे वो औरत नज़र आ गई जो कि कभी 70 साल पहले मेरे साथ हुआ करती थी, जो कि मेरा फर्स्ट लव हुआ करती थी। ये तब की बात है जब मेरे ऊपर सुपर सोल्जर सीरम का एक्सपेरिमेंट तक नहीं किया गया था। अगर मैं ये सारी बातें बताऊं उसको तो ये शायद मेरी बातों पर यकीन ना करे, लेकिन वो औरत 70 साल पहले अपनी जान मेरे हाथों के अंदर ही गंवा चुकी है।
तो मैं क्या कहूँ आखिरकार शेरन से। खैर उसका जो पहला रिएक्शन होगा शायद वो ही मेरा रिएक्शन है कि ये सारी की सारी चीज़ें सच नहीं हो सकती हैं। हो सकता है कि ये किसी किस्म का सेटअप हो या फिर मेरे साथ खेलने की कोशिश की जा रही हो। क्या हुआ अगर ये कोई इनका ही गेम हो जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अर्स्कीन मर चुका है और उसके किलर के पास ऑलरेडी सुपर सोल्जर सिरम मौजूद है, तो आखिरकार ये आदमी ऐसा कर क्यों रहा है? क्या ये मेरे पास्ट को हॉन्ट करना चाहता है? तो इसलिए अब मेरे पास जैकब के मरने के आखिरी अल्फाज रह गए हैं जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है कि उसकी बीवी की जान खतरे में है। तो मेरी इंप्लीकेशन इस वक्त ये है कि उसका जो हेड ऑफ सिक्योरिटी है वो शायद कॉर्पोरेट कूप करने की कोशिश कर रहा है, यानी वो शायद अर्स्कीन को धोखा देके वो सारे के सारे सिरम को बेच के ब्लैक मार्केट के अंदर पैसा बनाना चाहता था। लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता हूँ जब तक मुझे ना पता चल जाए कि इसके पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट इन जो है वो कॉर्पोरेट रिट्रीट है अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स। लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे वो फॉर्मूला नहीं मिलेगा और सबके जरिए मैं अनीता को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ अगर मैंने रशिंग करने की कोशिश करी। तो आखिरकार यहाँ पे मैं कौन सा खेल खेलूँ? स्टीव बी स्मार्ट, तुम्हें सोच समझ के कदम उठाना होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स बेसिकली अनीता का पीछा कर रहे होते हैं कि उसको कहाँ ले जाया जा रहा है। और उसी तरह जब रात के अंधेरे में वो बीच के ऊपर मौजूद होती है तो स्टीव उससे मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हाय इट्स अनीता, क्या मैंने ठीक कहा? अनीता अर्स्कीन। तो वो कहती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तो वहीं से स्टीव बोलते हैं क्या तुम ठीक हो? तो कहती है कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, इन लोगों ने मुझे कुछ अजीब व गरीब पिल्स दी हैं रिलैक्स करने के लिए क्योंकि मेरी हस्बैंड की लास्ट नाइट जो है वो मौत हो चुकी है। तो स्टीव बोलते हैं कि हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, आई एम सॉरी। तो अनीता कहती है कि नहीं नहीं, मैं इस बात की कसम खा सकती हूँ कि मैं शायद तुम्हें कहीं जानती हूँ। आई मीन तुम मेरे ख्वाबों में आते हो या इस तरह से कुछ। क्या ये चीज़ें मेक सेंस कर रही हैं? मुझे पता है कि ये नहीं कर रही लेकिन मैं सच कह रही हूँ। तुम हो कौन आखिरकार? तो वहीं से वो बताते कि मेरा नाम स्टीव रॉजर्स है और तुम्हारे हस्बैंड ने मुझसे कहा था। तो अनीता बोलती कि स्टीव रॉजर्स, ओ माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी किस्म का डेजा वू चल रहा है। मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हें लाजमी जानती, मेरा दिल मुझसे ये कह रहा है कि हम लोग कभी एक दूसरे से प्यार किया करते थे। और ये देख के स्टीव बोलते कि नहीं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि अनीता को ये सारी की सारी बातें वैसे ही याद हैं जिस तरह स्टीव रॉजर्स को याद हैं और वो यहाँ पे स्टीव को पकड़ के किस कर लेती है। लेकिन स्टीव बोलते कि नहीं नहीं, ज़रा एक मिनट रुक जाओ, अब मैं किसी और के साथ मौजूद हूँ और ये सब चीज़ें सच नहीं हो सकती हैं, ये हो ही नहीं सकती। तो वहीं से वो बोलती है ओ गॉड, आखिरकार इन लोगों ने मेरे साथ ये क्या कर दिया है, मेरा सर बहुत बुरी तरीके से दुख रहा है। और अगले पल अनीता वहाँ से भागना शुरू कर देती है। तो वहीं से हम देखते हैं कि अचानक शेरन का कॉल आती है और कहती है कि स्टीव, मुझे वो सारी की सारी इंटेल मिल गई है जो कि तुमने नेक्स्ट इन के हेड ऑफ सिक्योरिटी के बारे में मुझसे पता करने को कहा था। तो स्टीव बोलते हैं कि शेरन ज़रा क्या हो गया? मैरिन समेत जिसका तुमने मुझसे सारा का सारा रिकॉर्ड निकलवाने को कहा था। तो स्टीव बोलते हैं कि क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक है या कुछ गड़बड़ चल रही है? तो स्टीव बोलते हैं कि नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस मैं किसी चीज़ के बीच में था। तो बताओ कि तुम्हें सुमित के बारे में क्या पता चला? तो वहीं से शेरन बताती है कि देखो यही तो सबसे बड़ी बात है कि मेरिन समित नाम जैसा कोई शख्स मौजूद ही नहीं है। उसके सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं उनको बनाया गया है फर्जी तौर पे। 1 साल पहले तक मेरिन नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट करता ही नहीं था दुनिया के अंदर, और 1 साल पहले ही उसने अर्स्कीन को ज्वाइन करा था उसके पूरे के पूरे लैब के मिशन के अंदर नेक्स्ट इन फैसिलिटी के लिए, और तभी उसकी शादी भी हुई थी। ऐसा लग रहा है कि उस दिन से ही इसकी सारी के सारे रिकॉर्ड्स को बनाना शुरू किया है, लेकिन उससे पहले उसका कुछ भी मौजूद नहीं है। तो वहीं से स्टीव बोलते हैं कि ओके थैंक्स, अब मैं यहाँ से आगे संभाल लूंगा कि मुझे क्या करना है। तो वहीं से स्टीव बोलते हैं क्योंकि इस वक्त मैं फौरन समझ गया था इसकी ये बात सुनते ही कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। फाइनली वो रिमोट असासिन उस साइंटिस्ट को कार के अंदर मार देना और नाम जो है वो मेरिन समित है। तो ये बात काफ़ी है मुझे ये बताने के लिए कि आखिरकार मेरा इस वक्त पाला किससे पड़ा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्टीव बेसिकली वहाँ पे उसके ऑफिस के अंदर आता है जहाँ पे उसका हेड ऑफ सिक्योरिटी बैठा होता है और कहता है मिस्टर रॉजर्स या फिर कैप्टन रॉजर्स मैं आपको कहूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम कमांडर रॉजर्स कहो एक्चुअली, क्योंकि अब से मैं कमांडर हूँ। और अब ये सारा का सारा खेल तमाशा बंद कर दो सुमित, मैं जानता हूँ असल में तुम हो कौन। तो अनीता बोलती कि वेट, तुम मेरिन को जानते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि उसको फौरन से बंद कर दो क्योंकि ये एक बहुत ही भद्दा मजाक है तुम जैसे के लिए भी। इसी तरह हम देखते हैं कि सुमित वहाँ पे आता है और अनीता की गर्दन को पकड़ के कुछ करता है जिससे वो बोलता है क्या तुम मेरी क्राफ्टमैनशिप की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते? तुम्हें थोड़ी देर के लिए विश्वास हो गया था ना कि ये सच में एक ह्यूमन ही है। और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली ये सुमित की बनाई हुई एक मशीन है, एक रोबोट है जो कि इसके रूप में थी, जो कि स्टीव रॉजर्स को भटकाने की कोशिश कर रही थी। तो स्टीव रॉजर्स बोलते कि यही वजह जिस वजह से मैंने इसको क्रूल कहा, और अपने सारे के सारे खेल तमाशे बंद करो और मेरे सामने आओ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये कोई और नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स का एक पुराना दुश्मन मशीन सुमित है, और इसीलिए इसका नाम मेरिन समित था जिससे स्टीव रॉजर्स ने इसका पता लगा लिया। और ये दरअसल एक आदमी ऐसा है जिसको आप समझ सकते हैं कि एक छोटा अल्ट्रॉन, यानी कि अल्ट्रॉन लाइट, ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो कि अपने लिए अलग अलग बॉडीज बनाता है और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अपने आप को स्टोर करके रख सकता है। और वहीं से वो बोलता है मैं तुम्हारे सामने जरूर आऊँगा रॉजर्स, मैं ये सब करूँगा लेकिन मैं इससे भी कुछ ज़्यादा करूँगा। और अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑफिस के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो स्टीव बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे ट्रैप कर दोगे और मैं डरना शुरू कर दूंगा? लगता है कि तुमसे कोई बड़ी गलती हो गई है, चलो अब इसको करते हैं। तुम मुझसे लड़ना चाहते थे ना, तो आओ लड़ो और मुझसे मुकाबला करो। तो वहीं से समित बोलता है
अब आखिरकार मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस अर्थ के ऊपर ये किसने कह दिया कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे स्टीव के ऊपर कुछ अजीब व गरीब रेस बरसा रहा होता है सुमित, और वो बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। वहीं से हम देखते हैं अगले पल सुमित बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर का सुपर सोल्जर सीरम जो उसको डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें उस रूप में लाने चाह रहा हूँ जिसमें तुम हमेशा से हुआ करते थे, जो तुम्हारा असली साइज है कमांडर। तो बताओ कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे सुमित ने एक तरह की ऐसी रेस का इस्तेमाल करा है जिसके जरिए स्टीव रॉजर्स की बॉडी के अंदर सारा का सारा जो सुपर सोल्जर सीरम था वो डीएक्टिवेट हो गया है और वो अपनी उसी फॉर्म के अंदर आ गई जब वो कैप्टन अमेरिका नहीं बने थे। टू बी कंटिन्यूड।